तो फिर रिवॉल्यूशनरीज मूवमेंट देखते हैं, ऐसे टेररिस्ट मूवमेंट्स भी बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट एंड टेररिस्ट, रिवॉल्यूशन मूवमेंट एंड टेररिस्ट मूवमेंट। तो क्यों रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुए? एक तो जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का मेथड था उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला था, कोई रिजल्ट नहीं मिला था। जैसे छप्पनिया काल आया था, छप्पनिया काल 1977 में अराउंड 1877 में अराउंड 1897 में अराउंड, एंड वहाँ पर कुछ हो नहीं पाया, इतने लोग मर गए, कोई कुछ भी काम का नहीं निकल रहा था कोई। एंड लो ग्रेड प्रेशर, ना ये परसुएशन पे बिलीव करते थे पीपीपी पे, ना ही ये लो ग्रेड प्रेशर की बॉयकॉट करो, एंड इस पे ना इस पे बिलीव करते थे ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे। एंड ये बोलते थे कि जो जो ब्रिटिश रूल है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ना ही पॉलिटिकल लिबर्टीज़ के लिए, ना ही हमें पॉलिटिकल राइट्स मिल रही है, ना रिलीजियस फ्रीडम्स मिल रहे हैं, ना मोरालिटी है, ना ही इंडियन कल्चर, पूरा सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। ना पॉलिटिकल लिबर्टीज़ है, ना रिलीजियस फ्रीडम है, ना मोरालिटी है, और इंडियन कल्चर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इनकी कोई पिन पॉइंट फिलॉसफी नहीं थी, अलग अलग फिलॉसफी पे काम करते, कोई पिन पॉइंट फिलॉसफी नहीं देते थे, सबका एक ही रोल था, कॉमन एम क्या था? फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। एंड ये कौन से मेथड यूज़ करते थे? कभी किसी को गोली मार देंगे, कभी बॉम्ब फेंक देंगे। तो बॉम्ब्स एंड रिवॉल्वर्स ये कहाँ से इंस्पायर थे? वेस्टर्न मेथड्स ऑफ वायलेंस, वेस्टर्न मेथड ऑफ वायलेंस, बॉम्ब एंड रिवॉल्वर। तो रिवॉल्वर तो बाहर से ही आई, बॉम्ब तो तभी इंडिया में था। तो ये यूज़ करते थे बॉम्ब्स एंड रिवॉल्वर्स। तो इंडिया में रिवॉल्यूशनरी फेज दो फेज में चलता है। फेज वन जहाँ पे 1890 से 1980 1918 तक, 1920 ऑनवर्ड्स, ये फेज टू था। तो 1890 1918 टू 1920। तो 20th सेंचुरी में बहुत सारे लोग रिवॉल्यूशनरी ग्रेव स्प्रैंग हुए, जहाँ पे मेनली बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब एंड मद्रास। तो पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल एंड मद्रास में काफ़ी रिवॉल्यूशनरी आए। रिवॉल्यूशनरी ना ही सेटिस्फाइज थे मॉडरेट्स थे, ना ही एक्सट्रीमिस्ट थे। तो ये इन्होंने अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। जैसे बंगाल में स्टार्ट हुई, यहाँ पे बंगाल में स्टार्ट हुई अंशुलन समिति एंड युगांतर, युगांतर बोलते हैं, युगांतर एंड युगांतर, अंशुलन समिति एंड युगांतर स्टैब्लिश हुई बंगाल में। फिर महाराष्ट्र में इन्होंने स्टैब्लिश की अभिनव भारत, अभिनव भारत स्टैब्लिश की ऑन द लाइन्स ऑफ मेजनी। मेजनी का यंग इटली था, जैसे वैसे इंडिया में स्टैब्लिश की अभिनव भारत महाराष्ट्र में, यंग इटली अभिनव भारत स्टैब्लिश की महाराष्ट्र में। फिर मद्रास प्रेसिडेंशियल में नीलकांता ब्रह्मचारी ने स्टार्ट की भारत माता एसोसिएशन। भारत माता एसोसिएशन किसने स्टार्ट की मद्रास में? नीलकांता ब्रह्मचारी। नीलकांता कौन है? नीलकांता ब्रह्मचारी। नीलकांता ब्रह्मचारी ने स्टार्ट की भारत माता एसोसिएशन। नीलकांता ब्रह्मचारी ने स्टार्ट की भारत माता एसोसिएशन मद्रास में। नीलकांता ब्रह्मचारी भारत माता एसोसिएशन मद्रास। नीलकांता ब्रह्मचारी भारत माता एसोसिएशन मद्रास। तो पंजाब में अजीत सिंह ने स्टैब्लिश की थी सीक्रेट सोसाइटी टू स्प्रेड रिवॉल्यूशनरी आइडियाज अमंग द यूथ। सीक्रेट सोसाइटी हमने कहाँ स्टैब्लिश की थी? पंजाब में, टू सेटअप द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज अमंग द यूथ। तो कहाँ पे स्टैब्लिश की थी? अजीत सिंह ने पंजाब में सीक्रेट सोसाइटी स्टैब्लिश की थी। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में सीक्रेट सोसाइटी स्टैब्लिश की थी। लंदन में क्या हो रहा था? लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा एंड इन्होंने काफ़ी यंग इंडियन नेशनलिस्ट को गैदर किया, जैसे मदन लाल ढींगरा, VSK अय्यर, TSS राजन, इन्होंने इस्टेब्लिश किया। श्याम जी कृष्ण वर्मा इन्होंने, और फिर मदन लाल ढींगरा और सावरकर, VVS अय्यर और TSS राजन इस्टेब्लिश किया। उन्होंने सेटअप की गदर पार्टी USA में, टू ऑर्गेनाइज द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो महाराष्ट्र में कैसे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट की? तो जो पेशवास के पूर्वज थे ना, चित्पावन ब्राह्मण्स बोलते थे, तो इन्होंने स्टार्ट की थी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कहाँ पे? महाराष्ट्र में, चित्पावन ब्राह्मण्स। तो इन कौन से थे? दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर। दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर। 1897 में पूना में प्लेग हुआ था, तो इन लोगों ने कुछ ज़्यादा अच्छे से काम नहीं किया, तो दो ऑफिसर को असैसिनेट कर दिया था, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने। किसको? दो ब्रिटिश ऑफिसर थे, एक रैंड था और एक था आयरेस्ट। रैंड और आयरेस्ट को इन्होंने असैसिनेट कर दिया था पूना में प्लेग ऑफिसर्स इन्होंने अच्छे से काम किया था, को चापेकर ब्रदर्स, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर ने दोनों को असैसिनेट कर दिया था। एंड इसकी प्रशंसा किसने की थी? तिलक ने। तो इनको भी 2 साल की जेल कर दी थी तिलक को, 18 महीने की, 18 18 मंथ्स की जेल दे दी थी। एंड
तो ये था चापेकर ब्रदर्स इन महाराष्ट्र। फिर 1909 में अनंत कन्हरे थे, अनंत कन्हरे, ये कहाँ से थे? अभिनव भारत से। 1909 में अनंत कन्हरे अपने भारत से, इन्होंने क्या कहते हैं जैक्सन को मार दिया था। जो एक नासिक थी, नासिक यहाँ पे, नासिक महाराष्ट्र में एक जज को मार दिया था, जज जैक्सन। क्यों क्यों मारा था? क्योंकि उन्होंने गणेश सावरकर को अंडमान की काली पानी की सजा दे दी थी, जस्ट बिकॉज उन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखे थे। सिर्फ पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखने की वजह से गणेश सावरकर को जेल भेज दिया था अंडमान में। तो फिर किसने किया? अनंत कन्हरे ने 1909 में किसको मार दिया? जज को मार दिया नासिक में, जज जैक्सन नासिक में मार दिया, क्योंकि उन्होंने गणेश सावरकर को गाने लिखने के लिए जेल भेज दिया था अंडमान में। तो 1899 में क्या हुआ था? ये अपना भारत कैसे स्टैब्लिश किया? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर उन्होंने स्टैब्लिश किया था मित्र मेला। मित्र मेला कहा था नासिक में, यहाँ पे जज भी था ना जैक्सन नासिक में, तो नासिक में मित्र मेला स्टार्ट किया था किसने? विनायक दामोदर सावरकर एंड गणेश सावरकर को जेल भेजा था। तो 1899 में स्टैब्लिश किया था विनायक दामोदर सावरकर एंड गणेश सावरकर, एंड इनको ही जेल भेज दिया गया था। एंड तो इसलिए अनंत कन्हरे ने 1909 में किसको मार दिया? नासिक में जो जैक्सन था। कहाँ से स्टैब्लिश किया था? नासिक में, मित्र मेला। फिर वी डी सावरकर ने इसको ऑर्गेनाइज किया था ऐसा अभिनव भारत, बाद में ऑर्गेनाइज किया था अभिनव भारत ऐसा 1904 में। सीक्रेट सोसाइटी थी रिवॉल्यूशनरीज की, सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत। तो बंगाल में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, जैसे महाराष्ट्र में थी चितपन भावना, तो ये एक कास्ट बेस्ड थी महाराष्ट्र में, लेकिन जो बंगाल में थी वो स्टार्ट की थी भद्रलोक ने। भद्रलोक वो थे जिन्होंने जो एजुकेटेड थे और जिन्होंने थोड़े वेस्टर्न आइडियाज अपना लिए थे, तो भद्रलोक बोला जाता था। बंगाल में भद्रलोक ने स्टार्ट की थी। तो इन्होंने बोला कि जो पीसफुल हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्शन हम पैसिव रेजिस्टेंट कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, इसे ब्रिटिशर्स कुछ कर नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें इंडिविजुअल एक्शन लेना पड़ेगा और हमें कल्ट ऑफ बॉम्ब से काम चलाना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने स्टैब्लिश की 1902 में प्रमथो मित्रा, जतेंद्र नाथ बनर्जी से बागा जतिन भी बोलते थे, जतेंद्र नाथ बनर्जी एंड बरेंद्र कुमार घोष, ये अरविंद घोष के भाई थे, बरेंद्र कुमार घोष एंड जतेंद्र नाथ बनर्जी, इन्हें बोलते थे बागा जतिन एंड, और ये थे एक प्रमथो मित्रा 1902 में थे, 1902 में प्रमथो मित्रा, जतेंद्र नाथ बनर्जी एंड बरेंद्र कुमार घोष ने स्टैब्लिश की थी अंशुलन समिति का 1902 में। ये सीक्रेट सोसाइटी थी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की, सीक्रेट सोसाइटी अंशुलन समिति। तो फिर ये तो एक थी यहाँ पे स्टैब्लिश की थी प्रमथो मित्रा, जतेंद्र नाथ बनर्जी एंड बरेंद्र कुमार घोष, एंड दूसरी थी एक ढाका में स्टैब्लिश की थी पुलिन दास। तो पुलिन दास ने स्टैब्लिश की थी ढाका में। और कलकत्ता में जो स्टैब्लिश से बोलते थे युगांतर एक वीकली निकालते तो हिसाब से, ये वैसे तो अंशुलन समिति थी लेकिन युगांतर नाम से फेमस हो गई थी कलकत्ता में। फिर एक ढाका अंशुलन समिति के और 4 इम्पोर्टेंट समितिस बनी। एक बनी मयमन सिंह में, फरीदपुर, बकरगंज एंड बुरीसल, तो यहाँ पे भी समितिस बनी। तो 1905 में क्या हुआ? बरेंद्र कुमार घोष ने बोला कि हमें भवानी मंदिर को पब्लिश किया इन्होंने। तो बरेंद्र कुमार घोष ने स्टैब्लिश किया भवानी मंदिर। उन्होंने बोला कैसे हमें काम करना चाहिए, भवानी मंदिर पब्लिश किया और इसमें सारी चीज़ें थी हमें कैसे काम करना चाहिए, और हमें भवानी जो माता का रौद्र रूप है उसकी पूजा करनी चाहिए। तो भवानी मंदिर स्टैब्लिश किया बरेंद्र कुमार घोष ने 1905 में। फिर 1906 में बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने स्टार्ट की एक वीकली न्यूज़पेपर युगांतर। इसी वजह से कलकत्ता में युगांतर बोलने लगे थे इनको। तो एंड इन्होंने इंस्पायर किया इस युगांतर ने, कैसे आप रिवॉल्यूशन करना है, किसने? बरेंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता। एंड फिर दिसंबर 23 1907 में इन्होंने मजिस्ट्रेट को मार दिया, फरीदपुर रेलवे स्टेशन, ढाका के मजिस्ट्रेट को मार दिया फरीदपुर रेलवे स्टेशन में। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जो बंगाल के, उसको भी मारने की कोशिश की, मार नहीं पाए, और ढाका में मजिस्ट्रेट को तो मार ही दिया था, मजिस्ट्रेट को मार दिया। फिर 1908 में क्या हुआ? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी ने बॉम्ब फेंके जिसमें से 2 लेडीज को मार दिया। तो एक कैरी जा रही थी, तो उन्होंने लगा कि इसके अंदर जज होगा किंग्सफोर्ड बहुत बेकार जज था। इसने सिर्फ कुछ ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोड़े मारने की सजा देते थे, तो बहुत सख्त सजा दी छोटे से चीज़ के लिए। तो किंग्सफोर्ड ने करा क्या था? जब स्वदेशी आंदोलन चला था तो सिर्फ वंदे मातरम
वंदे मातरम का नारा लगाने की वजह से किंग्सफोर्ड ने कोड़े बरसाने की सजा दे दी थी, तो इसलिए 2 लेडीज मर गई थी। एंड खुदीराम को तो फांसी दे दी। एंड जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने अपने आप को फांसी लगा दी। तो खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी 17-18 साल के बच्चे थे बस। 17-18 साल के थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। उनको तो फांसी दे दी खुदीराम बोस के, प्रफुल्ल चाकी को इन्होंने अपने आप को गोली मार ली। और फिर बाकी और भी लोग पकड़े गए, जैसे बरिंद्र कुमार घोष एस्टैब्लिश की थी एंड अरविंदो घोष इनके भाई थे। लेकिन अरविंदो घोष तो इन्होंने संन्यास ले तो भाग गए पौंडीचेरी में, ओरोविल एस्टैब्लिश किया यहाँ पे, ओरोविले। एंड वरिंद्र कुमार घोष इन लोगों को भी अरेस्ट किया गया। और इसके नाम से व्यवस्था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी कहती है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस था, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी 1908 में। खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। पंजाब एंड दिल्ली में कैसी हुई थी? पंजाब बहुत पीछे नहीं था बंगाल के, तो पंजाब बहुत पीछे नहीं था बंगाल के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही थी। तो 1904 में क्या किया, जो जे.एम. चटर्जी है उन्होंने सेटअप ऑर्गेनाइजेशन किया। एक जे.एम. चटर्जी ने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया लाला हरदयाल और अजीत सिंह के साथ एंड सुब्बी अम्बा प्रसाद। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया किसने? 1904 में। किसने? जे.एम. चटर्जी, लाला हरदयाल, अजीत सिंह, श्री अम्बाला प्रसाद, श्री अम्बा प्रसाद। तो ये कौन थे? जे.एम. चटर्जी, लाला हरदयाल, अजीत सिंह एंड श्री अम्बा प्रसाद। तो अजीत सिंह थे 1907 में, उन्होंने रिवॉल्यूशनरी आउटफिट एस्टैब्लिश करने में काफ़ी काम किया। सरदार अजीत सिंह, उनको जेल हो गई थी। फिर बाद में अजीत सिंह को जेल हो गई थी, फिर उनको छोड़ा गया 1907 में अराउंड, जेल से रिलीज़ किया गया 1907 में अजीत सिंह को रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी चलते हुए। फिर ये बाद में इनको फिर से क्रैकडाउन करने के आए, तो ये ईरान में आके वहीं रहे आज़ादी तक। अजीत सिंह बाहर ही रहे, ईरान में रहे। तो 1908 में डिप्टी सुपरिटेंडेंट लैलीपुर के उनको मार दिया गया, उनको असैसिनेट कर दिया गया। एंड ये फर्स्ट पॉलिटिकल इंसिडेंट था, किलिंग थी किसमें? पंजाब में। किसको मार दिया गया? लैलीपुर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को। डिप्टी सुपरिटेंडेंट को लैलीपुर के 1808 में मार दिया गया पंजाब में। फर्स्ट पॉलिटिकल इंसिडेंट था पंजाब में। एंड ढाका में दिसंबर 1909 में डिप्टी कलेक्टर अम्बाला, पंजाब में अम्बाला, वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर थे, उनके घर के बाहर बम फोड़ा गया। मरे नहीं लेकिन बम फोड़ा गया, तो ये भी काफ़ी बड़ी बात थी। तो ये हुआ। और ललीपुर में तो मार ही दिया था किसको? सुपरिटेंडेंट को, डिप्टी सुपरिटेंडेंट को। फिर 1911 में एक पोजेशन जा रहा था, इसे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कैसे बोलते हैं? तो लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था। किसने? राज बिहारी बोस एंड सचिंद्र नाथ सान्याल। ये तो बच गया लेकिन अटेंडेंट उनका मर गया, सचिंद्र नाथ सान्याल। राज बिहारी बोस एंड सचिंद्र नाथ सान्याल ने बम फेंका था, इसे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं। तो 13 पीपल अरेस्ट हुए थे, जिसमें मास्टर अमीर चंद एंड अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, इनको फांसी पे लटका दिया गया। लेकिन जो मेन थे राज बिहारी बोस एंड ये लोग तो भाग गए, एंड राज बिहारी बोस एंड सचिन नाथ सान्याल ये जापान भाग गए। राज बिहारी बोस इन्होंने INA स्टैब्लिश की, राज बिहारी बोस ने जापान में जाके वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में। राज बिहारी बोस ने वर्ल्ड वॉर 1 में सोचा कि हम बाहर से आर्म रिवेलियन करें, INA स्टैब्लिश की। और वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया INA का। वर्ल्ड वॉर 1 में तो ये आर्म सप्लाई करके चाहते थे कि इंडिया में एकदम स्ट्रगल हो, एंड वर्ल्ड वॉर 2 में INA चाहते थे INA का स्ट्रगल इंडिया में स्टार्ट हो। राज बिहारी बोस। तो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अगर अब्रॉड में देखें, जैसे इंग्लैंड में, जैसे लंदन में जो लीड किसने ली थी? श्यामजी कृष्णा वर्मा। और फिर से वीडी सावरकर पहुंच गए और लाला हरदयाल। तो ये थे श्यामजी कृष्णा वर्मा, वीडी सावरकर और लाला हरदयाल। एंड भीकाजी कामा भी इनसे मिली, भीकाजी कामा। फिर 1905 में श्यामजी कृष्णा वर्मा थे, उन्होंने स्टार्ट की थी इंडिया होम रूल सोसाइटी। और इसको बोलते थे इंडियन हाउस, इंडिया होम रूल सोसाइटी सिर्फ इंडिया हाउस बोलते थे। जहाँ पे हेडक्वार्टर था, जहाँ पे जिस घर में हेडक्वार्टर था इंडिया हाउस बोलते थे। और उन्होंने एक मंथली जर्नल भी निकाला था, उसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और जो भी इंडिया से आता था उसको जो भी इंडियन रिवॉल्यूशनरी के लिए एक्टिविटी काम करते थे 6 स्कॉलरशिप देते थे, 1000 रुपीज़ के इंडियंस के लिए। जो कौन थे? श्यामजी कृष्णा वर्मा 1000 रुपये की स्कॉलरशिप देते थे 6 इंडियंस को। फिर 1909 में मदनलाल ढींगरा ने शोट कर दिया कर्जन वाइली ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया फॉर लंदन थे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये मदनलाल ढींगरा ने इनको शोट कर दिया था, मिस्टर कर्जन वाइली।
मिस्टर कर्जन वैली को शॉट कर दिया, किसने? मदनलाल मीना ने दिन दहाड़े इनको मार दिया। सही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे इन इंडिया इन लंदन। तो 1909 में इनको पकड़ लिया गया, ये गोली मारना चाहते थे मदनलाल नेहरू लेकिन मार नहीं पाए एंड ये अरेस्ट हो गए। एंड फिर जो सावरकर थे, सावरकर को डिपोर्ट कर दिया और श्याम जी कृष्णा वर्मा बोले कि यहाँ पे लंदन में हम सेफ नहीं है, तो ये पेरिस भाग गए। तो श्याम जी कृष्णा वर्मा लंदन भाग गए इंडिया हाउस छोड़ के। तो फिर गदर मूवमेंट स्टार्ट होता है कब? 1900 में। 1900 में गदर मूवमेंट स्टार्ट होता है क्योंकि साउथ एशियन पे ये रेस्ट्रिक्शन लगा रहे थे इमिग्रेशन पे, क्योंकि जब क्या हुआ था 1858 में बोला था कि ब्रिटिश सब्जेक्ट और इंडियन सब्जेक्ट सेम है, बोला हमें भी इनवाइट किया जाएगा कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, जैसे जो ब्रिटेन की कॉलोनी और यूके में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो कनाडा में रेस्ट्रिक्शन लगा दी, रेशियल रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि इंडियंस नहीं आ सकते और इंडियंस को लेने का मना कर दिया। तो गदर पार्टी स्टैब्लिश हुई कहाँ पे? ये अगर यूएसए है, यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट पे, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी स्टैब्लिश हुई 1913 में। तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी स्टैब्लिश की। और कौन कौन थे इसमें? थे लाला हरदयाल, रामचंद्र भगवान सिंह, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्ला एंड भाई परमानंद एंड सोहन सिंह बागड़ा। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके गदर पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट सोहन सिंह बागड़ा। तो थे लाला हरदयाल एंड रामचंद्र भगवान सिंह, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्ला एंड भाई परमानंद एंड सोहन सिंह बागड़ा। तो ये इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को सेटअप करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया स्वदेश सेवक होम इन वैंकूवर एंड यूनाइटेड इंडिया हाउस इन सिएटल। तो स्वदेश सेवक होम इन्होंने एस्टैब्लिश किया, स्वदेश सेवक होम इन वैंकूवर and United India House in Seattle. स्वदेश सेवक होम इन वैंकूवर एंड यूनाइटेड इंडिया हाउस इन सिएटल। स्वदेश सेवक होम इन वैंकूवर एंड यूनाइटेड इंडिया हाउस इन सिएटल। तो स्वदेश तो यूनाइटेड यू एंड वी ये अपोजिट है। स्वदेश यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में, स्वदेश सेवक होम वैंकूवर में स्टैब्लिश किया। तो इनका वीकली जर्नल निकालते थे गदर। ये किसमें निकालते थे? इंग्लिश और वर्नाकुलर, तो मल्टीलिंगुअल न्यूज़पेपर था, इंडियन एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज में निकालते थे और फेमस हो गया एज अ गदर पार्टी। तो गदर इनका एक वीकली था। ये गदर पेपर में क्या लिखा होता था? जो मल्टीलिंगुअल था, इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज में निकलता है, इसमें पता था कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे नुकसान हो रहा है और नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए ये न्यूज़पेपर निकालते थे। इकोनॉमी की हालत और नेशनलिज्म के बारे में बताते थे लोग। वन ऑफ द फाउंडर थे करतार सिंह सराभा। उन्होंने लिखा था टुडे वी बिकम द गदर हमने फॉरेन लैंड में स्टार्ट किए, लेकिन अवर कंट्री की टंग एंड वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश राज। इसका नाम क्या है? गदर। इसका काम क्या है? गदर। और रिवॉल्यूशन कहाँ होगा? इंडिया में। तो एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे पेन्स और इंक की जगह राइफल्स एंड ब्लड चलेंगी। तो क्या हुआ वर्ल्ड वॉर वन में जो लाला हरदयाल थे वो बर्लिन चले गए, जर्मनी। तो जर्मनी बर्लिन में चले गए बिकॉज ऑफ यूएसए गवर्नमेंट स्टॉपिंग देयर एक्टिविटीज। बिकॉज यूएसए गवर्नमेंट ने उनकी एक्टिविटीज को स्टॉप कर दिया था। तो ये कहाँ चले गए थे? बर्लिन जर्मनी। तो ये बर्लिन जर्मनी में चले गए वर्ल्ड वॉर वन में। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने स्टार्ट किया रिबेलियन इंडिया एंड विद जर्मन असिस्टेंस। वर्ल्ड वॉर वन में चाहते थे कि इंडिया में काम स्ट्रगल हो जाए, ब्रिटिशर्स को भगा दे। तो लाला हरदयाल और अदर जो थे बर्लिन जर्मनी चले गए बिकॉज यूएसए भी साइड था ब्रिटेन के। तो बर्लिन जर्मनी में चले गए और इसे बोलते हैं इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी वर्ल्ड वॉर वन की। उन्होंने बोला कि जर्मनी के असिस्टेंस से हम इंडिया में क्या करते हैं? रिबेलियन स्टार्ट कर दें। तो इसमें इंपॉर्टेंट थे अनुशीलन समिति एंड बाघा जयंतिन। जो अनुशीलन समिति के थे उन्होंने बोला कि हमें, ये उड़ीसा के तट पे खड़े थे बाघा जयंतिन, कि हमें क्या मिलेगा? हमें आर्म्स मिलेंगे बाहर से। तो रासबिहारी बोस जो जापान से थे, जापान से वो भी भेजना चाह रहे थे यहाँ पे, जर्मनी से भी ये लोग भेजना चाह रहे थे। लेकिन जो यूएसए एंड यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी थी उन्हें पता चल गया और इन्होंने रासबिहारी बोस को इनकाउंटर में मार दिया। रासबिहारी बोस नहीं, बाघा जतिन दास को मार दिया इनकाउंटर में, जो जुड़े थे अनुशीलन समिति से। तो कोमकाता मारू इंसिडेंट, इस इंसिडेंट ने बहुत ज़्यादा वायलेंट सिचुएशन क्रिएट कर दी पंजाब में। क्यों? कोमकाता मारू एक शिप था यहाँ पे पानी में, एक शिप था कोमकाता मारू इंसिडेंट। इसमें 370 पैसेंजर थे एंड ज़्यादातर सिख थे और पंजाबी मुस्लिम एंड सिख थे इस कोमकाता इस पे। तो ये जा रहा था सिंगापुर। तो सिंगापुर से ये यूएसए में जा रहा था वैंकूवर। तो वैंकूवर
में जा रहा था, तो ये यहाँ पे था सिंगापुर से वैंकूवर में जा रहा था ये शिप। एंड यहाँ पे उन्होंने बोला था कि हम सिंगापुर से वैंकूवर जाएंगे, एंड इनको वापस विद कनाडियन अथॉरिटी ने 2 मंथ तक शिप को वहीं खड़ा रखा, ना खाने पीने का कुछ था, तो वहीं पे खड़े रहे, और उसके बाद इस शिप को वापस भेज दिया इंडिया में। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही ऐसा बोला था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस किया था कि इनको एंटर मत करना, तो ये रिवॉल्यूशनरीज है। तो फिर जब वो यहाँ पे आए, यहाँ पे उतरे कलकत्ता में, कहाँ से वैंकूवर कनाडा से ये कलकत्ता में आए, तो उन्होंने बोला कि ट्रेन पे बैठो और आप ट्रेन पे बैठ के कहाँ जाओ, पंजाब। लेकिन ये लोग तैयार नहीं है पंजाब में, उन्होंने बोला हम पंजाब में नहीं जाएंगे। तो इसमें झड़प में, पुलिस का झड़प में 22 लोग मर गए। बहुत ज़्यादा गदर राइट से बहुत ज़्यादा पंजाब में बहुत खलबली मच गई। तो रिवॉल्यूशनरी ने सोचा कि सबसे अच्छा टाइम है, तो पॉलिटिकल इसमें गदर मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। पॉलिटिकल डिकॉइटीज भी हुई थी और एक्सप्लोजिव सिचुएशन थी कहाँ पे, पंजाब में, और पॉलिटिकल डिकॉइटीज भी करी थी उन्होंने। गदराइट्स ने एक इस्टेब्लिश की थी कीर्ति किसान पार्टी, कहाँ पे, वर्कर्स के लिए। पंजाब में वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए कीर्ति किसान पार्टी, किसके लिए, वर्कर्स एंड पीजेंट्स के लिए कीर्ति किसान पार्टी स्टैब्लिश की थी गदराइट्स ने। और फिर पंजाब में, और फिर रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ इंडिया कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, बंगाल में एंड यूपी में। क्या स्टार्ट हुई थी, रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ इंडिया बंगाल और यूपी में स्टार्ट हुई थी। ये फेल हो गया गदर मूवमेंट, लेकिन इससे क्या हुआ, फीलिंग ऑफ यूनिटी आई, क्योंकि हर टाइप के बंदे थे इसमें गदर पार्टी में, मुस्लिम, सिख, हिंदू। और फिर सेक्रीफाइस की बात आई, नेशनलिज्म बढ़ा और इंटरनेशनलिज्म बढ़ा अमंग द मासेस इन इंडिया अब्रॉड। तो इंटरनेशनलाइज करा हिंदू ये इश्यूज, इंडियन इंडिपेंडेंस का इशू इंटरनेशनलाइज किया। फिर बर्लिन कमेटी स्टैब्लिश होती है फॉर द इंडिया इंडिपेंडेंस 1915। बर्लिन कमेटी कहाँ पे, जर्मनी में। किसने फाउंड की थी, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल, एंड उन्होंने फाइंड की थी जिम्मेमोरियन प्लान। ये ऑफिसर था जर्मनी का, जिम्मेमोरियन प्लान उसके में था। इसे हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी को बोलते हैं, जिम्मेमोरियन प्लान 1915 जर्मनी। तो ये रिवॉल्यूशनरी ये चाहते थे कि इंडिया में आर्म्स भेजे जाएं, जिम्मेमोरियन प्लान में आर्म्स भेजे जाएं और स्ट्रगल किया जाए इंडिया में। एंड ये इन्वेशन करना चाहते थे तो ब्रिटिश इंडिया टू रेगुलेट द कंट्री। सिंगापुर में म्यूटिनी हो जाती है 1915 में, सिंगापुर में म्यूटिनी हो जाती है 1915 में। एंड इसमें पंजाब से मुस्लिम सिख 5th लाइट इन्फेंट्री ये करती है। इसमें थे 36 बटालियन एंड 6 लाइट इन्फेंट्री 36 बटालियन अंडर द जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गानी एंड सूबेदार दाऊद खान। ये लोग रिवॉल्व कर देते हैं, ये सिंगापुर म्यूटिनी होती है। लेकिन जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गानी एंड सूबेदार दाऊद खान, इसको क्रश कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा को मार दिया जाता है। फियर्स बैटल होती है एंड इसमें क्रश कर दिया जाता है सिंगापुर की म्यूटिनी 1915 में। रिवॉल्यूशन एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ब्रिटिश ने बहुत ही ज़्यादा रिप्रेसिव लेजिस्लेशन लाई, जैसे प्रोवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग नहीं कर सकते 1907 में, प्रोवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग। फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, जैसे सब एक्सप्लोजन फेंके जा रहे थे, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस फेंके जा रहे थे, तो इसका कहीं से ये हो रहा था ट्रांसपोर्टेशन, तो इसका बंद कर दिया, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट। फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908, फिर न्यूज़ पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस 1908, फिर प्रेस एक्ट आया 1910, फिर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1915 कि अगर किसी पे अगर शक भी होता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसी का एक्सटेंशन था रॉलेट एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1915, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 इसी का एक्सटेंशन था रॉलेट एक्ट। फिर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज 1918 में, 1918 के बाद कम हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ लॉ लेके आए ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्रैकडाउन किया, हाथ पैर तोड़ दिया जाता तो बहुत बुरी हालत की जाती थी। लोगों के पास एग्जाम्पल बने ये होता है रिवॉल्यूशनरीज का हालत। एंड फिर सेल्फ रूल की बात स्टार्ट हो गई थी, सेल्फ रूल आएगा। एंड गांधी जी आ गए, गांधी जी जो नॉन वायलेंट मेथड्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, तो गांधी जी के आने से काफ़ी स्लो डाउन हो गए रिवॉल्यूशन एक्टिविटीज़ में 1980s में। फिर फेज 2 स्टार्ट था mid-20s में 1925, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिल्कुल फेल हो गया था एंड गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था। एंड ज़्यादातर एपी सेंटर कहाँ थे फेज 2 के, ये पंजाब, यूपी एंड दिल्ली। तो पंजाब, यूपी एंड दिल्ली, तो ये था सेंटर किसका, सेकेंड फेज का। तो ये दो जगह एरिया में फैला, तो पंजाब, यूपी एंड बिहार ये एरिया, फिर एक बंगाल में। तो पंजाब, यूपी एंड बिहार और बंगाल में अलग फैला। तो बंगाल में अनुशीलन समिति फिर से ये जो क्रैकडाउन कर दिया गया था 1915 में, अनुशीलन समिति को क्रैकडाउन किया गया था 1900s में, वो फिर से स्टार्ट हो गई। और यूपी बिहार पंजाब में HRA स्टैब्लिश हुई, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको बाद में HSRA बोलने लगे। भगत सिंह ने सोशलिस्ट डाल दिया था इसमें।
तो HRA स्टैब्लिश हुई वहाँ पे पंजाब, यूपी एंड बिहार। तो HRA और बंगाल में थी अनुशीलन समिति फिर से रिवाइव हो गई। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स लिखी गई, जैसे बंदी जीवन से काफ़ी इंस्पायर थे। बंदी जीवन बाई सत्येंद्रनाथ सान्याल एंड पत्थरदाबी। पत्थरदाबी किसने लिखी थी? सत्तर चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, इन्होंने लिखी थी पत्थर दाबी, शरद चंद्र चटर्जी। एंड इन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया इन बुक्स ने। बंदी जीवन सचिन नाथ सैनी एंड पत्थर दाबी सचिंद्र चंद्र चटर्जी। कैसे था पंजाब यूपी एंड बिहार में? तो इसमें HRA स्टैब्लिश हुआ और इसके बारे में नाम रख दिया HSRA। ये किसने लिखा? भगत सिंह ने सोशलिस्ट एक्ट कर दिया। तो ये कब हुआ था? 1924 में। 1924 में स्टार्ट हुआ था, जो ऑल ओवर इंडिया इन कानपुर यहाँ पे मिले थे। कहाँ पे? कानपुर में स्टैब्लिश हुआ था 1924 कानपुर में स्टैब्लिश था HRA। एंड इम्पोर्टेंट लीडर कौन थे HRA के? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चटर्जी, सचिंद्र सान्याल। तो राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चटर्जी एंड सचिन सान्याल। एंड लीडर्स का नाम रख दिया था भगत सिंह ने, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इनका एम क्या था? इनका एम था कि हमें लोगों को जगाना है, लोगों को बताना है कि जो नॉन वायलेंट मेथड यूज हो रहे हैं ये गांधी जी के बाद, इसका कोई फायदा नहीं है। उन्होंने बोला हमें आर्म रिवॉल्यूशन लेना पड़ेगा कोलोनियल गवर्नमेंट को भगाने के लिए। और उसने स्टैब्लिश किया फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया एज अ बेसिक प्रिंसिपल। उन्होंने बोला कि हमें हमारा, इन्होंने डिमांड की थी हमारा फेडरल सेटअप होगा जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगी। तो हमारा फेडरल सिस्टम होगा एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते थे लोग। तो जैसे यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ये चाहते थे। HRA वाले थे, ये लोग गरीब थे काफ़ी ज़्यादा। तो इन लोगों ने, इनका बेस भी काफ़ी गरीब लोग वाला था, तो इन्होंने ट्रेन रॉबरी करते थे पैसे के लिए। तो काकोरी ट्रेन रॉबरी स्टार्ट की थी 1925 अगस्त में, काकोरी ट्रेन रॉबरी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन था काकोरी ट्रेन रॉबरी। तो इसमें ये काकोरी में, जो एक लखनऊ के पास स्टेशन है काकोरी में, वहाँ पे ये लूटना चाह रहे थे ट्रेन को। एंड गवर्नमेंट ने काफ़ी ट्रैक डाउन किया काकोरी रॉबरी और बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया। तो 17 को जेल की थी काकोरी ट्रेन में, से बिस्मिल, अशफुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, इनको सबको हैंग कर देगा। बिस्मिल, अशफुल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी, इन सबको मार दिया। और काकरी एक काफ़ी सड़क है HRA के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर सारे मर गए। फिर 1928 में लाहौर में सॉन्डर का मर्डर कर देते हैं। 1928 में लाहौर में इस सॉन्डर को मार देते हैं। इंस्टेड ऑफ SP स्कॉट, मारने आते थे SP स्कॉट को, लेकिन मार देते हैं सॉन्डर को। सॉन्डर, क्योंकि जो सॉन्डर ने क्या किया था, लाठीचार्ज कराया था लाला लाजपत राय पे, लेकिन ये मार देते हैं SP स्कॉट को। फिर नहीं, SP स्कॉट को मारना था, लेकिन सॉन्डर को मार देते हैं। तो ये सॉन्डर का मर्डर केस होता है लाहौर में 1928। फिर बॉम्ब फेंकते हैं सेंट्रल, इसके बाद भाग जाते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में बॉम्ब फेंकते हैं। तो वहाँ पे किसी को मारते नहीं है, लेकिन सिर्फ जो गूंगे थे उनको सुनाना चाहते थे अपने। तो कौन फेंकते हैं? ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह एंड बख्तेश्वर दत्त ये बॉम्ब फेंकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। भगत सिंह एंड बख्तेश्वर दत्त 1929 में, अप्रैल 8 1929 टू मेक द डीफ हियर। तो फिर भगत सिंह और राजगुरु को ट्राई किया गया लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें सॉन्डर को मार दिया था। SP स्कॉट को मारने गए थे, लेकिन सॉन्डर को मार दिया था 1928 में। तो इसका केस चलाया। लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई मरा नहीं था, तो ज़्यादा केस बड़ा बनता नहीं था, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केसेस बनाया। जेल में बहुत ज़्यादा हॉरेबल ट्रीटमेंट होता, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था, हड़ताल की थी कि डिसेंट ट्रीटमेंट मिले पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। फिर उन्होंने एक बुक लिखी थी वाई आई एम एथीस्ट, जेल में लिखी थी ना वाई आई एम एन एथीस्ट। फिर आज़ाद ये चाहते थे वाइसरॉय इरविन, आज़ाद ब्लो करना चाहते थे वाइसरॉय इरविन की ट्रेन को, वाइसरॉय इरविन की ट्रेन दिल्ली के पास 1929 में। तो ट्रेन उड़ाना चाहते थे, वाइसरॉय इरविन थे उस टाइम 1929 में, उनकी ट्रेन उड़ाना चाहते थे। तो आज़ाद को मार दिया था इलाहाबाद में, इनकाउंटर कर दिया था इलाहाबाद में 1931 में, आज़ाद का इनकाउंटर कर दिया गया। और फिर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को 1931 मार्च 23 शहीद दिवस 1931 में फांसी दे दी गई थी। आज़ाद ने कोशिश की थी वाइसरॉय में जिस ट्रेन से जा रहे हैं उसको बॉम्ब कर दिया जाए, उसको बॉम्ब चढ़ा दिया था 1929 में, लेकिन इसमें फेल हो गए थे आज़ाद।
HSRA के एम से येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन, तो येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन निकालते थे HSRA का। फिर उन्होंने निकाला था मैनिफेस्टो, तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन था HSRA का येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मैनिफेस्टो था इनका। फिर एक बुक लिखी थी फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, कि हम बॉम्ब पे क्यों विश्वास करते हैं। किसी लिखी थी भगवती चरण बोरा, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। भाई भगवती चरण बोरा, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, भगवती चरण बोरा। फिर बंगाल में रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म स्टार्ट हुआ बंगाल में। तो जब देशबंधु चित्तरंजन दास मर गए, देशबंधु चित्तरंजन दास मर गए 1925 में। काफी इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लीडर थे चित्तरंजन दास। तो फिर दो फैक्शन में बढ़ गए, एक को लेड करते थे एम सिंह गुप्ता एंड अंशुलन ग्रुप फिर से एक्टिव हो गया। एक थे सुभाष चंद्र बोस एंड युगांतर ग्रुप को ये बैक करते थे, युगांतर ग्रुप को थे। बंगाल में चल रहा था टेररिज्म एक्टिविज्म। एंड देशबंधु चित्तरंजन दास मर गए थे 1923 में। उसके बाद दो फैक्शन बढ़ गए, एक एम सेन गुप्ता लीड कर रहे थे अंशुमन समिति एंड सुभाष चंद्र बोस ये युगांतर ग्रुप को। तो ये तो काफी एक्टिव था सुभाष चंद्र बोस वाला। तो ये सुभाष चंद्र बोस का ये और बहुत ही ज्यादा असैसिनेशन अटेम्प्ट करता था। जैसे कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था चार्ल्स थेगार्ड, इसको मार दिया। थेगार्ड को मारना चाहते थे गोपीनाथ सिन्हा, गोपीनाथ सिन्हा 1924 में मारना चाहते थे, कि मार कैसे दिया, डे को मार दिया। तो चार्ल्स थेगार्ड को मारना चाहते थे गोपीनाथ सिन्हा, फिर जो गोपीनाथ सिन्हा को फांसी दे दी, हैंग कर दिया गया। एंड सुभाष चंद्र बोस को भी अरेस्ट किया गया था इसके बाद। और किसको फांसी दे दी, गोपीनाथ सिन्हा। चिटागोंग आर्मी रेड कब होती है, अप्रैल 1930। तो इसमें मेन लीडर कौन थे, सूर्य सेन, इन्हें मास्टर दा भी बोलते थे। तो इन्होंने काफी आर्म रिबेलियन ऑर्गेनाइज की, कहाँ पे, चिटागोंग में। चिटागोंग में इन्होंने पूरा सीज कर लिया जितनी आर्म्स थी, आर्म्स जो भी ब्रिटिशर्स के थे उसको सीज करने की कोशिश की। एक ही साथ टेलीफोन, टेलीग्राफ लाइन सब कुछ काट दिया। विद द रेस्ट ऑफ द बंगाल से पूरा चिटागोंग को अलग कर दिया एंड इंडिया का ध्वज फहरा दिया। लेकिन बाद में इन पे अटैक किया दोबारा अप्रैल 1930 में। रेड हुई और 65 एक्टिविटीज ये सब जंगल में भागे। एक एक पकड़ को इनको जेल कर दिया गया एंड इनको फांसी दे दी गई, सूर्य सेन को। एंड इनका नाम था इंडियन रिपब्लिक आर्मी चिटागोंग ब्रांच। तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी चिटागोंग ब्रांच थी। नेशनल फ्लैग फहराया और नेबरहुड विलेज में ये लोग भाग गए थे। लेकिन फिर बाद में इन्हें पकड़ा गया 1933 में। इनको एक घर से पकड़ा गया, जंगल में फंस गए थे। और इनकी एक वो थी साथी प्रीति लता वादेदार, प्रीति लता वादेदार। ये थी 1930s में हुई थी, यानी 1933 में पकड़ लिया गया था।